हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज हम लोग 12वां सेट कंप्लीट करेंगे। और एक सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो सीटेट पेपर 2 का साइंस वाला पार्ट होता है तो इसमें से 20 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और 10 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें से। तो अभी हम लोग कंटेंट वाले पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से 2011 से लगाकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और उनसे संबंधित जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। और पेडागॉजी वाला पार्ट जो है हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो पर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट साइंस पेपर 2 के नाम से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में किनका उनकी जनन की विद्या से सही मिलान किया गया है। जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। इधर दिया गया जनन की प्रक्रिया और इधर दिए गए हैं पादप, मतलब कौन सा जो है चीज़ किस प्रकार की जनन की प्रक्रिया अपनाती है। जैसे कि ईस्ट हो गए, तो ईस्ट जो है जनन की प्रक्रिया कैसे अपनाते हैं, तो मुकुलन की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके बाद जैसे कि आलू हो गई, तो आलू जो होती कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है आलू के पौधे में। उसके बाद जैसे कि शैवाल हो गए, तो शैवाल खंडन के द्वारा करते हैं जनन, ये भी सही दिया गया है, ये 3rd नंबर सही दिया गया है। और कवक जो होते हैं बीजाणु जनन के द्वारा, बीजाणु रचना या फिर बीजाणु समासंग के द्वारा जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ पे पहले का चौथा हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, और सी का 3rd हो जाएगा, और डी का 2nd हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है, ईस्ट या खमीर की जनन विद्या मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में जो जनन प्रक्रिया होती कैसी होती है, मुकुलन के द्वारा होती है। खमीर एक कवक है, यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत से पाए जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यह फूलहीन होता है, शरीर मूल, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है। इसकी लगभग 1500 जातियाँ हैं। आलू का जनन कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कायिक जनन में होने वाला वह जनन जिसके अंतर्गत पौधे की संतति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए पौधे की जीवित शाखाओं को काटकर सीधा जमीन पर या पेड़ के किसी भाग में रोपित करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। और कवक में बीजाणु या फिर बीजाणु समासंग या फिर बीजाणु जनन की प्रक्रिया से जनन होता है। बीजाणु जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। उसके बाद बताया गया है, शैवाल में जनन खंडन विधि द्वारा होती है। शैवाल सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज या समान होता है, आकार या फिर साइज समान होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इसमें से जो सही कथन दिया गया है वह हो जाएगा, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं समान होती हैं। अब जैसे कि बताया गया है, कोशिका या फिर सेल्स में किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः संगठित रूप है, जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 ईस्वी में किया था, और 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ देखो कोशिका के बारे में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया, कोशिका में किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। कोशिका सजीवों के लिए रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में। और 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि उनको मतलब इन्होंने एक कोशिका की खोज की थी, लेकिन कोशिका का निर्माण कैसे होता है तो वह बताया था स्लाइडन तथा स्वान ने।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। इधर स्तंभ ए है ये वाला, ये है स्तंभ वाला बी, तो इनमें हमें मैच करना है कौन सा मिलान हमें सही दिया गया है, ये हमें मिलाना है। अब जैसे कि दिया गया यकृत के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पे, तो यकृत जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आमाशय के बारे में कौन सा कथन सही है? आमाशय जो होता है जहाँ प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। पित्ताशय के बारे में बात की जाए तो जहाँ पित्त रस संचित होता है। और अग्नाशय की बात की जाए तो क्षुद्रांत में पाचक रस का मुक्त करता है। क्षुद्रांत में जो है पाचक रस मुक्त करता है, मतलब क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत में पाचक रस को छोड़ता है। तो इसके अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही दिया गया है। ए का चौथा हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का दूसरा, डी का थर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यकृत या जिगर या कलेजा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। इसका भार शरीर के भार का 1/50 भाग के लगभग प्रायः 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। बालकों में इसका भार शरीर के भार का 1/20 भाग होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। आमाशय एक पेशी खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। आमाशय ग्राफ नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। उसके बाद बात की जाए, पित्ताशय में पित्त रस संचरित होता है। पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। अग्नाशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि का अंग है और ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टाटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह होता है इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। अब जैसे कि बताया गया है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं। और यहाँ जहाँ पे लिखा है आमाशय तो यहाँ पे होगा अग्नाशय। कहा क्या होगा यहाँ पे? अग्नाशय है। अग्नाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति जल्दी थक जाएगा। इसलिए ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। डायबिटीज या फिर मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल के उत्पादन में। अब जैसे कि बताया गया है, ईस्ट एक कोशिका वाले अंडाकार आकार के अति सूक्ष्म कवक होते हैं। ये कवक माइटोसिस तथा वडिंग प्रक्रिया के द्वारा यानी विघटित होकर खुद के जैसे अनेक नए कवक का सृजन कर सकते हैं। शक्कर इनका आहार है। शक्कर को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। जब मैदा के आटे में ईस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे में रखा जाता है तो CO2 गैस तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। अब जैसे कि बताया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ATP संबंधित है तो राइबोसोम किससे संबंधित होगा, तो राइबोसोम संबंधित होगा प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। अब जैसे कि बताया गया है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या आकार गोल लंबे अंडाकार दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है कैसा है? गोल लंबा अंडाकार दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा शक्ति भी उत्पन्न होती है। संग्रहित ऊर्जा का रासायनिक स्वरूप ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा।
जैसे कि बताया गया है, चेचक के टीके का आविष्कार एक अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 के बीच में किया था। इन्होंने जेनर को इम्यूनोबाजी का पिता कहा जाता है। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से होते हैं? तो वह है जालीदार अजगर। कौन है? जालीदार अजगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला या फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा? गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? सांप और घोंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है? उसके बाद डी नंबर दिया गया है, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे कि मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनमें से कोई भी व्यक्ति रटे रटाए आंसर न दे, मतलब खुद से कल्पना करके, खुद से विचार करके, खुद से खोज करके, और एक क्वेश्चन के कई प्रकार से आंसर दिए जा सकते हैं, कई विचारधाराओं के द्वारा उनके आंसर दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कहा जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो है क्वेश्चन है मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे केवल सी ऑप्शन हमारा मुक्त अंत वाला है। सांप और घोंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग राय साझा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुक्षांश या फिर सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सेलुलोज के बारे में सही है? मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशे में परिवर्तित कर देते हैं। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे सेलुलोज के बारे में कौन कथन सबसे सही दिया गया है? तो है सी ऑप्शन कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो सिर और ऊपरी जबड़ा जो होता है वह उदाहरण होता है बंद संधि फिक्स्ड जॉइंट का या फिर अचल संधि का। अब जैसे कि बताया गया है, हिंज संधि की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कोहनी एवं घुटने की जो संधियां होती हैं वह हिंज संधि का उदाहरण है। कंदुक खालिका संधि में ह्यूमस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं, और खूंटी संधि में द्वितीयक कशेरुकी के ऑडोन्टॉइड प्रवर्त तथा करोड़ के मध्य पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए जिनसे वे संबंधित हैं। तो ये हमें यहाँ पे इनको मैच करना है, इन सभी को स्तंभ ए से स्तंभ बी को यहाँ पे हमें मैच करना है। तो जैसे कि एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस एक प्रकार का कवक होता है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जिसको जीवाणु कहा जाता है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और स्पाइरोगारा क्या है? स्पाइरोगारा एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो इन ऑप्शन में जिसमें से 3, 2, 4, 1 है वह हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3, 2, 4, 1। जैसे कि जो एस्परजिलस होता है वह कवक का एग्जाम्पल है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का, पैरामीशियम प्रोटोजोआ और स्पाइरोगारा शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार या फिर टाइफाइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बताया गया है, तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से फैलता है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। जबकि विकल्प ए में दिए गए शेष अन्य जो है विषाणु जनित रोग हैं। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये सारे क्या हैं? ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय।
तो यहाँ पे युग्मज या फिर युग्मनज भ्रूण और पैरामीशियम एक कोशिकीय हैं, जबकि मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय नहीं होता है। जैसे कि बताया गया यहाँ पे मुर्गी का अंडा एक बहुकोशिकीय संरचना है। यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाया जाने वाला एल्बुमिन से भ्रूणीय संरचना का विकास करता है। अन्य एक कोशिकीय जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मज, भ्रूण, पैरामीशियम इत्यादि हैं। ये क्या है? ये सब एक कोशिकीय हैं। बांस के पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार होते हैं? तो बांस की जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें शिरा विन्यास होता है समांतर शिरा विन्यास, और जड़ किस प्रकार की पाई जाती है? रेशेदार जड़ पाई जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नीचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही दिया गया कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वह कुछ अपना भोजन जो है संचय रखते हैं पहले से ही। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि इंसान श्वसन के बिना 1 मिनट भी नहीं जीवित रह सकता, वैसे ही पौधे जो हैं श्वसन के बिना नहीं जीवित रह सकते। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया, तो ये भी सही दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे सही कथन कौन कौन से हैं? ए, सी, डी ऑप्शन सही दिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ए, सी, डी, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले दांत होते हमारे कृंतक, फिर होते रदनक, फिर होते अग्रचवर्णक, फिर होते चवर्णक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? तो यह होता है अवशोषण के कारण। किसके कारण? अवशोषण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? बीज, पत्ती, जड़, तना। मतलब अदरक क्या है? तो अदरक एक प्रकार का तना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, विषम को चुनिए, युग्मक, भ्रूण, अंडाणु और अंड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अलग दिया गया, इससे कुछ तात्पर्य नहीं होता है, जबकि भ्रूण और अंडाणु मिलकर युग्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है विषम दिया गया है।